सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपना 10वां बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुफ्त योजनाओं की बाढ़ ला दी। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार होगा। यह बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया गया। लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। लोक लुभावन, मन भावन या चुनावी बजट। और यूनिट प्रति माह का आता है बिजली। बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। 2023 का बजट 2028 का सियासी दाव। आम लोगों का जो मूड है, लगता है कि सरकार रिपीट होगी इस बार, ऐसा लगता है मुझे। चुनावी साल का बजट किसको राहत? ये बजट की सारी घोषणाएं अधर में लटकेगी। ये बजट किसान को गुमराह करने की कोशिश का बजट है। ये बजट नौजवान को निराश करने का बजट है। नौजवान को, महिलाओं को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को। अब किसान को आप बताइए, 2400 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। चुनावी साल में बचत, राहत और बढ़त की थीम के साथ सीएम गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में फ्री योजनाओं की बौछार के साथ आम आदमी का ध्यान रखकर साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितना भी शोर करे, लेकिन उन्हें अपने दावों और जनता के फैसले पर भरोसा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूं। बजट में सरकार ने हर वर्ग पर फोकस किया है, चाहे जरूरतमंद परिवार हो या एक मिडिल क्लास फैमिली, युवा हो या बुजुर्ग। कुछ ना कुछ घोषणाएं सभी के लिए हुई हैं, लेकिन बजट घोषणा में तत्काल फायदा पहुंचने का दम बता रहा है कि बजट को चुनाव के लिहाज से डिजाइन किया गया है। अलग अलग घोषणाओं के जरिए 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज सीधे आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाला है। बजट में 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की गई है। इसका भी फायदा आम आदमी को कुछ महीनों में ही मिलने लगेगा। चिरंजीवी योजना में अब 25 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा। इसका जमीनी असर भी तुरंत दिखेगा। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का दावा भी 76 लाख परिवार के बहाने तुरंत रंग दिखा सकता है। अन्नपूर्णा किट के जरिए सीधे 1 करोड़ परिवार को निःशुल्क राशन देने का ऐलान भी फायदेमंद हो सकता है। 25 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए मिड डे मील में रोजाना बच्चों को दूध की स्कीम भी सरकार में गरीबों का भरोसा दिखा सकता है। जो बजट दिया गया है, मैं समझती हूँ कि राजस्थान के इतिहास में एक माइलस्टोन बनेगा। हर वर्ग को साथ में लेके ये बजट को दिया गया और महिलाओं के लिए, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे सामूहिक विवाह योजना हो, महिलाओं के लिए जो कार्य किए गए वो अभूतपूर्व है। मैं समझती हूँ जनता को समर्पित बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। राजस्थान की जनता उनको धन्यवाद देगी। लंपी से नुकसान उठा चुके पशुपालकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। पानी की किल्लत से जूझते राजस्थान के शहरी क्षेत्र में फ्लैट्स के लिए नल कनेक्शन शहरी मतदाताओं का मूड बदल सकता है। वैट में बढ़ोतरी न करने से पेट्रोल डीजल की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ने वाली, जो सीधे आम आदमी को राहत पहुंचाएगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें अब हर साल 10% के बजाय 5% ही बढ़ाने का फैसला भी राहत देने वाला है। बजट प्रावधान से दुपहिया वाहन और कार करीब 2,500 से 20,000 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे, जो आम आदमी को राहत पहुंचाएगा। आप सबने बैठाया, हमें जहाँ पर प्रदेशवासी ने बैठाया है, हमारा हर क्षण जो है जाए उसके अंदर गरीबी सेवा में जाए, प्रदेशवासी सेवा में जाए।
ये एम रख के हम फैसले करते सारे। गेम चेंजर नहीं, ये सब पब्लिक के हाथ में है। जनता माई बाप है, जनता तय करेगी कि हमें क्या फैसला करना आगे। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। सीएम सीधे तौर पर बजट ऐलान को गेम चेंजर के नजरिए से भले ना देखते हों, लेकिन 2023-2024 के बजट के कई ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी, सभी को इलाज समेत कई ऐलान की कोशिश माहौल बदलने में कुछ हद तक सफल हो सकती है। पेपर लीक रोकने में विफलता का आरोप झेल रही सरकार की ओर से लीक को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना युवाओं को साधने की कोशिश हो सकती है। ओपीएस लागू करने के मामले में केंद्र को घेरने के बाद राजस्थान के बोर्ड निगम कर्मचारियों को भी पेंशन देना भी बड़ा दांव है। पहले कर्ज माफी और फिर किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली की माफी से करीब 11 लाख किसानों को फायदा पहुंचने का दावा भी रंग दिखा सकता है। तो किसानों की जमीन नीलामी नहीं होने का कानून बनाकर भी कांग्रेस सरकार किसानों में अपना भरोसा कायम रख सकती है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने के लिए केंद्र का घेराव करते हुए 13,000 करोड़ का राज्य सरकार के स्तर पर प्रावधान का भी चुनावी मुद्दा बनना तय है। करीब 8 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 6 से 7 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसका अंदाजा लगाकर ही कई घोषणाओं को सीएम गहलोत ने भविष्य के दांव के तौर पर भी रखा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाना। आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभान्वितों को वर्तमान में 500-750 रुपये की बजाय 1000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। जैसा विदित है, हमारी संवेदनशील सरकार ने वर्ष 19 में 6 वर्षों के बाद में पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि से हर वर्ष परमानेंट 15% सत्य वृद्धि किए जाने की प्रावधान की मैं घोषणा कर रहा हूँ। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होने वाले ओपीएस का दायरा बढ़ाकर सीएम गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक संकेत दिया है। हालांकि कम वक्त में इसका लागू होना नामुमकिन है। जाहिर सी बात है कि दूसरी सरकार ऐसे स्कीम पर शायद ही ध्यान दे। ऐसी घोषणाएं जमीन पर तभी दिखेंगी जब गहलोत सरकार रिपीट हो, और शायद इसी दम पर सीएम गहलोत ने 2023 से आगे 2028 वाला दांव चला है। रिपीट तो में होना ही है, आप इसको क्यों जोड़ रहे हो? अगर जनता का आशीर्वाद रहा, माई बाप तो जनता है, अगर वो तय कर लेंगे इस बार भाई 5 साल तक अभी तक भी कोई सरकार विरुद्ध में कोई लहर नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब जनता का मूड लगता है इस बार कि हमारी गुड गवर्नेंस को लोगों ने परखा है। 2023 और 2024 के चुनाव को टारगेट करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत विरोधियों के साथ ही अपने पार्टी को भी बड़ा संदेश है। सीएम का बयान बताने के लिए काफी है कि वो 2028 तक तो कम से कम रिटायर नहीं हो रहे हैं। हालांकि राजस्थान में बड़े बजट ऐलान के बाद भी सरकारों के रिपीट न होने का पिछले 40 साल का सियासी इतिहास सीएम गहलोत की योजनाओं में अड़चन डाल सकता है। लेकिन अपने बजट भाषण में बार बार कोशिश करने वालों की बात करने वाले सीएम गहलोत का दांव क्या रंग दिखाएगा, ये विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बजट से कांग्रेस 2023 का चुनाव जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह कांग्रेस की बेमतलब की कोशिश है। कोई सरकार विरुद्ध में कोई लहर नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब जनता का मूड लगता है इस बार कि हमारी गुड गवर्नेंस को लोगों ने परखा है। बजट से बदल जाएगा चुनावी गणित। राहत वाला दाव किस पर पड़ेगा भारी? अच्छा बजट है,
सबको साथ लेकर के है। युवाओं के लिए नीति बन रही है, युवाओं के लिए हॉस्टल्स जिले के ऊपर बन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जो संविदा कर्मी थे उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर सीएम गहलोत भले ही सरकार रिपीट करने का सपना देख रहे हैं, तो उनकी सरकार के मंत्री को ये सभी वर्ग के कल्याण का बजट लग रहा है। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं दिख रहा, तो इसके पीछे राजस्थान का वो सियासी इतिहास है जिसके मुताबिक पिछले करीब 30 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और शायद यही कारण है कि बीजेपी को बजट में या सीएम गहलोत के दावों में कोई दम नहीं नजर आता। साल में लोक लुभावन बजट पेश किया है, इसका कोई छोर नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो बजट पेश किए उसमें से 50% काम अभी तक पूरे नहीं हुए, और पिछली बार जो बजट पेश किया था उसके केवल 35% काम पूरे हुए हैं, 65% काम अभी शुरू ही नहीं हुए। तो इसी प्रकार से इस बजट का रास होगा, क्योंकि अभी 6 महीने मिलेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए इसमें से कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का बजट दिया है। सालों की घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी है। पिछले 4 सालों की घोषणाओं पर मंथन करो तो ये केवल ऐसा लगता है जैसे हवा महल पर खड़े होकर कोई हवाई बातें करे, और इन बजट को केवल थोथी घोषणाओं का बजट है जो आने वाले दिनों में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ छलावा साबित हो। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के कई आरोप भले ही सियासी हों, लेकिन कई आरोपों में दम है, जिसमें सबसे बड़ा आरोप है कि इतनी बड़ी घोषणाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। जो बजट देखने से लग रहा है कि बजट में इनका न तो रेवेन्यू का बहुत अधिक रिसिप्ट हुआ, पहले 2.15 था, अब ये बता रहे हैं 2.33। इसका मतलब 18,000 करोड़ रुपए की इनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू बता रहे हैं। पूंजीगत खाता तो कर्जा है, उसमें तो कोई है नहीं, तो जब 18,000 रुपया केवल करोड़ रुपया आपका एक्स्ट्रा आमदनी हो रही है, जबकि आपके पिछले प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हुए, तो ये जो नई आप इतनी घोषणाएं की है जिनकी सबको जोड़ें तो शायद ये तो 50,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये है कि बिना आपके बजट प्रावधान के आपने इन घोषणा करके जनता को लुभाने का प्रयास किया, और जो पहले आपकी बातें थी 10 दिन में कर्जा माफ, उस पर आप साइलेंट हो गए। संविदा के कर्मचारी को आपने जो है वो सीमा में बांध दिया कि हम केवल इतना 1,10,000 संविदा कर्मचारी को ही देंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे, लगे हुए तो बहुत हैं। आपने पहले कहा था 3500 रुपया हर नौजवान को या तो भत्ता देंगे या हम जो है इसको नौकरी देंगे, उसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया। बजट के साइज में पिछली साल की तुलना में सिर्फ 10,000 करोड़ का ही इजाफा किया गया है। पिछले साल बजट 3,82,246 करोड़ का था, जबकि इस बार 3,90,856 करोड़ का बजट है। सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक सेवाओं पर 52% खर्च का दावा किया जा रहा है, और इसी दम पर कांग्रेस की सरकार 23 जीतने का दावा भी कर रही है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस की बेमतलब कोशिश है। इस बजट का लक्ष्य एक ही रहा कि चुनाव की बेतरनी कैसे पार करें। 24,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू डेफिसिट का बजट, 60,000 करोड़ से ज्यादा का फिजिकल डेफिसिट का बजट, और पैसा कहां से आएगा। ये बजट की सारी घोषणाएं अधर में लटकेगी। ये बजट किसान को गुमराह करने की कोशिश का बजट है। ये बजट नौजवान को निराश करने का बजट है। इस बजट में कोई नई बात नहीं है। सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3.5 लाख की बजट साइज के अंदर 10% पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं होने का प्रावधान करना राजस्थान के विकास को बाधित करने का काम है। बजट बहुत अच्छा है, बीजेपी के नीचे से जमीन खिसक गई है। स्पेशल बजट, ऐतिहासिक बजट, केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह से फेल हो गया। जहाँ केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लोगों की पीठ में खंजर मारा, उसी जगह अब लोगों की आंख पर चमक आएगी, क्योंकि 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। 1 करोड़ लोगों के जीरो बिल आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और चिरंजीवी योजना में पहले 10 लाख तक का इलाज फ्री था, 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। महिलाओं को 50% तक छूट मिल गई बसों में। ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बजट है जिसमें नौजवान को, महिलाओं को
किसान को, मजदूर को, व्यापारी को। अब किसान को आप बताइए 2400 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बजट के दावों पर ही नहीं बल्कि बजट पेश करने से पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार भिड़ंत दिखी। विपक्ष का आरोप था कि सदन में बजट पेश होने से पहले ही उसे लीक किया गया, लेकिन सीएम गहलोत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो सत्यनिष्ठा की और गोपनीयता की लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बजट को पूर्व प्रचारित किया है, एक तरीके से संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन भी किया है, गोपनीयता को भंग किया है और इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि पता नहीं जैसे भगीरथ कोई गंगा जी लेके आ रहे हों। 18 में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, जन घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं हुए, अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा वो पूरे नहीं हुए, तो 60% ऐसी मांगे थी जो पूरी नहीं हुई। मैं तो कॉलेज में खड़ा हूँ, 150 कॉलेज खोले, कई कॉलेज में तो बच्चे दरी पे बैठते हैं, फैकल्टी है नहीं, भवन है नहीं। तो राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने जो वायदे किए वो पीछे वाले पूरे नहीं हुए। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी। 1% भी लीक हुआ हो तो क्वेश्चन करे, कोई पत्रकार करे या विपक्ष वाला करे, 0.1% लीक हुआ ही नहीं है तो अगर मान लीजिए वो प्रॉब्लम पैदा हो ठीक करिए उसको। आधा पौन घंटे नाटे करने यूथ क्या दी उनको, और फिर मैंने क्या कही तो कहा भाई मैं तो जब बंद किया मेरी स्पीच तभी मैंने सॉरी फील कर दिया। दरअसल साल 2023 से 24 के बजट भाषण के दौरान राजस्थान के इतिहास में पहली बार गलत भाषण पेश करने को लेकर भी विपक्ष ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। बजट भाषण के दौरान पहली बार सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी की कोशिशों के बाद मामला शांत हुआ और सीएम ने बजट भाषण पूरा किया, लेकिन ना चाहते हुए भी इतिहास में ये अध्याय भी जुड़ ही गया कि बजट भाषण के दौरान पिछले साल के बजट का एक अंश पढ़ा गया। निसंदेह गहलोत सरकार का बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला है और इसके दम पर कांग्रेस सरकार आम लोगों की हितैषी होने का दावा भी कर सकती है। लेकिन गलत भाषण के एपिसोड ने बीजेपी को भी एक बड़ा मौका दे दिया है और चुनावी साल में बीजेपी इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर के साथ हुई हैवानियत को देश अभी भूल भी नहीं पाया था कि राजस्थान के नागौर जिले में श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2 हो गया। यहां भी एक हैवान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की कटार से टुकड़े टुकड़े किए और लाश के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। वैशी अनोपा राम का खौफनाक खूनी खेल। राजस्थान में दिल्ली की श्रद्धा जैसा हत्याकांड। नागौर में शादीशुदा प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े। सन की आशिक ने गुड्डी को कटार से काटा। पहले समझाया, फिर मार डाला, फिर काटा और फिर काट काट कर अलग थलग कर दिया। जी हाँ, एक प्रेमिका को उसके प्यार की यही सजा मिली है। नागौर जिले में इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। यहाँ भी एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसको कटार से काट डाला और शव के साथ दिल्ली की श्रद्धा वॉकर जैसी हैवानियत कर डाली। सन की अनोपा राम ने गुड्डी के लाश के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। 30 साल की गुड्डी बालासर गांव की रहने वाली थी। 22 जनवरी को सुबह घर से ससुराल के लिए निकली थी। 23 जनवरी तक रिश्तेदारों करीबियों के यहाँ तलाश किया। 24 जनवरी को पिता ने पुलिस को गुमशुदगी की खबर दी। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस कुंभकर्णी नींद से जागी और परिजनों के इनपुट और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती में ही सन की प्रेमी ने खूनी खेल का सारा राज खोल दिया। पूछताछ में अनोपा राम ने बताया कि वो और गुड्डी एक दूसरे से प्यार करते थे। शादीशुदा होने के बावजूद काफी वक्त से दोनों में अफेयर चल रहा था, लेकिन अचानक गुड्डी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिसने
जिससे वो परेशान हो गया और 22 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में कटार से गुड्डी को काट डाला। 24 जनवरी को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें आगे तफ्तीश की गई, जांच की गई, तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो जो महिला गुमी थी उसके साथ एक व्यक्ति भी साथ निकला था घर से, और अंततः उस व्यक्ति ने नागौर के पास में बूटाटी धाम के दर्शन करके फेरी लगा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में उस महिला की हत्या कर दी थी 22 जनवरी को ही। 22 जनवरी को प्रेमी अनोपा राम ने प्रेमिका की हत्या की। सबूत मिटाने की नियत से रिको एरिया में लाश के टुकड़े किए। 2 फरवरी को पुलिस को जंगल से गुड्डी के बॉडी पार्ट्स मिले। गुड्डी की ओढ़नी, घाघरा, जूतियां, पैर की हड्डी, जबड़ा मिला। जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। अनोपा राम की निशानदेही पर पुलिस ने रिको एरिया से गुड्डी के कपड़े, बॉडी के कुछ टुकड़े और कत्ल में इस्तेमाल कटार को बरामद किया है। जंगल से मिले इन बॉडी पार्ट्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद लाश के बाकी टुकड़ों की जमीन से पाताल तक खोजबीन की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने 3 दिन तक कई बार 350 फीट गहरे कुएं में उतरकर पूरे पाताल को खंगाला, लेकिन 3 दिन तक चले ऑपरेशन में पुलिस को कुछ नहीं मिला और फिर ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे दिल दहला देने वाले मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाई जा सके। उस व्यक्ति ने बताया है कि उसने हत्या करके हत्या के 7 दिन बाद जो महिला का सहुता कंकाल था उसको लाके यहाँ इस डेरवा गांव के कुएं में डाला है, बोरवेल में डाला है। उसके लिए हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उसके कंकाल को तलाशने के लिए लगी हुई है। यद्यपि घटनास्थल से हमें मृत महिला का जबड़ा और उसकी हड्डी के और अन्य बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, लेकिन हमारा प्रयास अभी इसमें जो इस करीब 400 फीट गहराई वाले कुएं बोरवेल में जो कंकाल डालना बता रहा है उसके संबंध में तलाश करने का है, और ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से ये प्रयास लगातार चल रहा है। एक 8वीं पास प्रेमी ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 22 जनवरी को ही उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके बाद जब शव कंकाल बन गया तो मौका देखकर आरोपी अनोपा राम फिर से घटनास्थल पर पहुंचा और अवशेष को ठिकाने लगाने लगा। गांव के लिए भी ये एक अचंभे की बात है कि इस तरह की घटना गांव के एक उस युवक ने अंजाम दे दी जो केवल 8वीं पास है। फिलहाल इस पूरे मामले में अनुसंधान चल रहा है। पुलिस आगे भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगी। जहां जहां आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस को नए सुराग मिलेंगे, उसके आधार पर लगातार अवशेषों की तलाश चलेगी। एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले में एविडेंस है और लगातार पूछताछ चल रही है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी पुलिस के हत्या चढ़ चुका है, हत्या का मोटिव सामने आ चुका है, अवशेष के कुछ अंग बरामद कर लिए, लेकिन जो मृतका का जो बाकी के अवशेष है वो बरामद अभी नहीं हुए। ये बड़ी इसमें चौंकाने वाली बात है। आगे पुलिस क्या कदम उठाती है ये बड़ी देखने वाली बात इसमें रहेगी। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18, नागौर। लॉरेंस गैंग के गुर्गे व्यापारियों, कारोबारियों को लगातार धमकी देकर रंगदारी मांग रहे हैं और लॉरेंस गैंग पर पुलिस का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है, लेकिन ये जड़ से कब खत्म होगा, ये सवाल राजस्थान के कारोबारियों, व्यापारियों के जहन में उठ रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग, गुंडागर्दी और रंगदारी, वर्चस्व की लड़ाई, फिर गैंगवार और हत्या। जयपुर के कारोबारियों के मन में बस एक ही सवाल दिन रात घूमता रहता है कि कब ये लॉरेंस की गैंग खत्म होगी। राजस्थान में गैंगवार, फायरिंग और रंगदारी पर कब लगाम लगेगी। लेकिन ये दिन और रात लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस के भी इन पर लगाम लगाने में पसीने छूट रहे हैं। एक के बाद एक पिछले कुछ महीने में ही राजस्थान के कई जिलों में
कारोबारियों और व्यापारियों से लॉरेंस के नाम पर रंगदारी के फोन आ चुके हैं और हत्या की धमकी देकर लाखों की रंगदारी मांगी गई है। जयपुर में एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मामले में विद्याधर नगर पुलिस ने एक हार्डकोर बदमाश कपिल शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लॉरेंस के खास शूटर संपत नेहरा का गुर्गा है। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कपिल शर्मा पंजाब के सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के साथ ही राजू थेट हत्याकांड में भी शामिल था। पूरे प्रदेश की पुलिस इन गैंगों को खत्म करने में जुटी है। लगातार गैंगस्टर को फॉलो करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स फॉलो करने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ अभियान भी चला रही है। लेकिन ये इतना बड़ा गैंग है कि इसको खत्म करना आसान नहीं दिख रहा। अब एक सवाल ये है कि लॉरेंस कैसे गैंगस्टर का मसीहा बन गया। विदेशी नंबरों के साथ विदेशी असलहों की खेप और जेल के अंदर से प्रदेश भर में गैंग का कंट्रोल कैसे कर रहा है। लॉरेंस चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। हालांकि छात्र संघ का चुनाव लड़ने पर वो बुरी तरह से हार गया था। हार के बाद विपक्षी पार्टी पर उसने फायरिंग कर दी थी। उस दिन लॉरेंस पर पहली बार केस दर्ज हुआ था। साजिश से लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की भी हत्या हुई थी। इसी वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंग लैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस का है। लॉरेंस इतना ज्यादा फुल प्रूफ तरीके से ये काम कर रहा है कि उसके खिलाफ सबूतों को ढूंढने में जांच अधिकारियों को एक लंबा वक्त लग जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे देता है। लॉरेंस पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा सहित कई देशों में मौजूद हैं। नाबालिग लड़कों को भी लॉरेंस गैंग में शामिल कर रहा है। सोशल मीडिया से अपनी फौज तैयार करता है लॉरेंस। आरोप ये भी है कि जेल में लॉरेंस लाखों की कीमत के कपड़े और जूते पहनता है। फिलहाल पुलिस इस गैंग पर लगाम लगाने में जुटी है और चौतरफा घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।